अरे पढ़ने वालों बहुत दिनों बाद इस स्मार्ट बोर्ड के सामने आ पाया हूँ। क्या करूँ, कुछ हालात ही ऐसे चल रहे हैं। बट हालात से लड़ना मुझे अच्छी तरह आता है और उनको हराना भी मुझे आता है। आज की जो वीडियो है इसको छोड़ना मत। खासकर वैसे तो मैं टिप्स देने वाला हूँ 12वीं के बच्चों के लिए फिजिक्स की, कि कौन कौन से डेरिवेशन करने हैं और क्या एग्जाम में आ सकता है। तो वैसे जो फिजिक्स वाले बच्चे उनके अलावा भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इससे वीडियो से फ़ायदा होगा। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, तो ये वीडियो आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, क्लास 12th बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स, बस ये डेरिवेशन आप कर लेना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये डेरिवेशन मैं अपने एक्सपीरियंस से और बहुत ज़्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ और उम्मीद है कि डेरिवेशन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाहर के डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये एक लिस्ट है जिसमें आपको मैं पिछले साल मैंने बताए थे, उन्हीं डेरिवेशन में से आपके क्वेश्चन आए थे। और इस साल भी मैं आपको कुछ डेरिवेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जो है फ़ायदा हो जाए और आपको थोड़ा सा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। तो ये जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये वाला डेरिवेशन आपको जरूर करके जाना है। ये इस साल आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। दूसरा, आपको इसमें पहला डेरिवेशन हो गया। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U बराबर हाफ CV², ये वाला डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला और दूसरा दोनों चैप्टर हैं, दोनों को मैं यहाँ पर कवर करके चल रहा हूँ। तीसरा ले आते हैं, येलो पेन से लिखूंगा। इसके बाद जो आपको करना है, जो मुझे लग रहा है इस साल कि आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है, गोस थ्योरम वाला डेरिवेशन आप जरूर करके जाना। गोस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसके डेरिवेशन को और इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है, तो आपको तीनों करनी है। उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में अपीयर हो सकती है। अब ये देखो, इतना बताना पॉसिबल नहीं है कि क्या आ सकता है इसमें से, है ना। एक बात ये ध्यान रखना कि चूंकि मैं डेरिवेशन ही बता रहा हूं आज, टो बराबर PE साइन थीटा, तो मैंने आपको 2 चैप्टर में से 4 डेरिवेशन बताए अभी तक, और एक 5वां डेरिवेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। मतलब जब किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, पूरे के अंदर नहीं, थोड़े से के अंदर एक T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की प्लेट डाल दी जाती है, तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ये। इसका डेरिवेशन आप जरूर करके जाना, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है जाने जाना, तो इसको करके जाना, ठीक है। अरे पढ़ने वालों, ये एक टीचर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोचना कि एग्जैक्ट, वैसे तो बहुत सारे डेरिवेशन है, मैंने आपको 5 की डेरिवेशन दिए 2 चैप्टर में से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहाँ पर कवर हो चुके हैं, चैप्टर 1 एंड 2। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तीसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या आ सकता है एग्जाम में, खासकर डेरिवेशन थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पहला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आप जरूर करके जाना। इसका जो डेरिवेशन है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक रिलेशन होता है I इज इक्वल टू VD/NEA, ये वाला डेरिवेशन भी आने के चांस है। ये बात अलग है, अगर ये आया तो फिर ये नहीं आएगा और ये आया तो फिर ये नहीं आया, इसलिए मैं इसमें और लगा रहा हूँ। तो आप इनमें से कोई एक करके चले जाना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार से याद आया, बेड़ा पार बैच शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, तो उसकी फीस मैंने रखी है केवल, मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, और आपका 21 फरवरी को पेपर है। तो ये 2 महीने का बैच है, और ये केवल 1900 रुपये का, पहले 2100 रुपये रखे थे,
और फिर एक बैच हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, उसकी फ़ीस केवल 1,000 रुपये रखेंगे। फिर एक और बैच 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, उसकी फ़ीस केवल 1,000 रुपये रखी जाएगी। तो 3 चांस हैं आपके पास, या तो आप इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। इसमें तो शायद मैं लास्ट तक ही पढ़ाऊँगा, और ये 1 महीने का बैच है, ये भी 20 दिन का बैच है। तो बेड़ा पार बैच में आपका स्वागत है। लास्ट ईयर भी जो भी बच्चे इस बैच में आए थे सबका बेड़ा पार हुआ था, और इस साल भी होने ही वाला है, क्योंकि ये बैच ही ऐसा है। तो भाई बैच तो बैच ही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा हो गया ये एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ये आ सकता है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। और भाई किरचॉफ लॉज, चौथा किरचॉफ लॉज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग में करके जाना। दोनों लॉज, पहला लॉ है लॉ ऑफ जंक्शन, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वोल्टेज। पहले लॉ को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और दूसरे लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। चलो जी, तो किरचॉफ लॉ हो गया है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं और बता देता हूं, इसमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशन ये जरूर पढ़ लेना। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 3rd चैप्टर यहां पर हो गया। अब आते हैं 4th चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके 4th चैप्टर पर हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े भैया, ये बता दो। तो चलो बता देता हूँ इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो, इस चैप्टर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, बट फिर भी कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। बायोट सेवर्ट लॉ, 21 फरवरी को पेपर है, तो पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा इस बार फिजिक्स का। पहले साल भी हार्ड आया था, हर साल हार्ड आता है। 2019 का पेपर बहुत हार्ड आया था, इसके बाद 2024 का पेपर बहुत हार्ड आया। 2024 तो पूरा ही साल हार्ड रहा, इसमें काफ़ी चीज़ें छूट गई। लेकिन इस साल जो पेपर आएगा 2025 का, वो और भी ज़्यादा हार्ड आएगा, तो इसको आप ढंग में करके जाना। बायो सेवर्ट लॉ थोड़ा आपको याद आ जाएगा, इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका, और इसका फॉर्मूला होता है डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन तो नहीं है, बस छोटा सा एक वेरिफिकेशन टाइप का है। दूसरा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो ये वीडियो केवल डेरिवेशन की नहीं है, मैं सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। तीसरा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और एफ इजिकल टू बी आई एल का डेरिवेशन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चौथा छोटा सा एक डेरिवेशन है, एफ बराबर बी क्यू वी साइन थीटा, तो इसमें से या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों में से एक ही आता है, तो इसलिए एक दोनों कर लो, जो भी आएगा उसको कर देना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, एम्पियर्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो इसमें ध्यान रखना कि यार ये ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ना है या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स पढ़ना है। तो दोनों ही एम्पियर लॉ हैं, इसमें दो पैरेलल वायर्स के बीच का फोर्स कैलकुलेट किया जाता है I1 I2। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला बच्चों को कन्फ्यूजन वाला लगता है, पर है नहीं, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो और इसको ढंग में कर लें। कई टीचरों ने साइक्लोट्रॉन पढ़ाया है, तो मैं आपको बता दूं साइक्लोट्रॉन कोर्स में नहीं है, कट चुका है, तो साइक्लोट्रॉन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और साइक्लोट्रॉन बिल्कुल नहीं पढ़ना, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट रह गई, मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें उसकी रेडियस वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर घुसता है, थीटा 90 होता है, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो पाथ हेलिकल होता है। इस बात का ध्यान रखिए, ये बात जरूर पूछी जाएगी। अब आते हैं हम नए चैप्टर पर, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया हमारा, और
बस मैं जो अगला चैप्टर है उसमें बस मैं आपको बताऊंगा, डाया पैरा फेरो पढ़ लेना। तो मैं चैप्टर 4 और 5 दोनों कवर कर देता हूँ इसी में ही। तो अगले चैप्टर का बस एक चीज़ पढ़नी है आपको, डाया डाया डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, बस ये पढ़ लेना। और इसके अलावा एक चीज़ पढ़ लेना आप इसमें, एंगल ऑफ डिप, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर 4-5 आपके कवर हो गए। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे बच्चे बहुत डरते हैं चैप्टर से, तो जाहिर सी बात है डरना भी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में कब कहाँ क्या आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फैराडे लॉज, फैराडे लॉज ऑफ EMI, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको जरूर पढ़ना है। दूसरा लेंज लॉ, लेंज लॉ और हाउ, मतलब इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या रिलेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पढ़ना है। ये एग्जाम में आ सकता है। बेड़ा पार बैच में सब कुछ कवर करूंगा, तो बेड़ा पार बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। 1900 रुपये फीस है, 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं इस बैच को हम, 10 दिसंबर से भी कर सकते हैं। तीसरा तो बस यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। मोशनल EMF, E इज इक्वल टू BLV, इसका डेरिवेशन मोशनल EMF, ये आपको पढ़ के जाना है। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक इसमें आप पढ़ के जाना सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें सिंगल कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होता है और डबल कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट को कहते हैं हम L और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट को कहते हैं हम M। ये आप ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। और अभी ये पढ़ाते हुए मुझे बहुत एक चीज़ याद आ रही है कि कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, पर उस टाइम हम उन्हें कई बार गलत बिहेव कर देते हैं या उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझते उतनी। और जब वो लोग हमारी लाइफ में नहीं रहते तब हमें उनकी याद आती है कि वो क्या थे हमारे लिए। तो जब अकेले रह जाते हो तब पता चलता है, और ये बहुत पेनफुल होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले या टीम मिले तो उसकी कदर करिए, और उनके लिए भी ऐसा ही सही है ना। तो बस जब भी कोई ऐसा मिले तो छोड़ो मत, फिर उसको पूरा अटेंशन दो। लेकिन ये भी है कि आप कितना भी किसी को अटेंशन दो, प्यार दो, तो अगर उसको छोड़ना तो छोड़ देगा आपको, क्योंकि लोग नए लोगों को मिलने के बाद पुराने लोगों को छोड़ देते हैं, इंडक्शन हो जाता है। एक इसमें 5वां पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको जरूर पढ़ के जाना है। बस ये हो गया हमारा EMI चैप्टर। अब मैं आता हूं चैप्टर 7 AC। इस चैप्टर का बड़ा खौफ है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये चैप्टर AC के नाम से फेमस है, AC। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ के जाएंगे भैया सर, बताता हूँ। देखो AC चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक इन द सेंस, इसको ना बच्चे पता नहीं एक केयरलेसनेस से पढ़ते हैं, मतलब इसको बच्चे उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, टीचर भी इसको थोड़ा छुड़वा देते हैं कई बार। तो इसको चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ के जाना है। सबसे पहले AC जनरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट AC जनरेटर। और इसके बारे में क्या पढ़ना आपको, मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन, ये PDF में आपको भेज दूंगा जो मैं लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और यूजेस, ये आप जरूर पढ़ के जाना। इसमें रिलेशन भी आता है एक NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। यहाँ का रिलेशन उल्टा होता है, इज इक्वल टू VP अपॉन VS। ये रिलेशन यहां पर आपको देखना है। तो जनरेटर हो गया हमारा। दूसरा
एक आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन ए कंप्लीट सर्कल इज जीरो। कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की एवरेज वैल्यू पावर की जीरो होती है, इसको वोटलेस करंट भी कहते हैं। तो ये आप जरूर पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, वोटलेस करंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ आईआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर आईआरएमएस एंड वीआरएमएस। ये दो वैल्यू आपको पढ़ के जानी है अच्छी तरह से। इसके अलावा देखो, ओनली इंडक्टर सर्किट, प्योर इंडक्टिव, मतलब जिस सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर लगाओ, प्योर कैपेसिटर लगाओ, प्योर रेजिस्टर तो आएगा नहीं। और फिर एलसीआर सर्किट एंड एलसीआर सर्किट पूरा पढ़ के जाना है, इस चैप्टर में थोड़ा काम ज़्यादा है। तो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर के बाद, या अगर ये दोनों नहीं आए तो एलसीआर सर्किट आएगा। एलसीआर सर्किट में क्या पढ़ना है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? इम्पीडेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इसका डेरिवेशन इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ के जाना है। और ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल Z, ये Z होता है, और ये XC माइनस XL वेक्टर है, और ये R है, और ये फाई है। और tan फाई इसको बोलते हैं फेजर वैल्यू या फेज डिफरेंस। तो tan फाई भी निकालने को आता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। बस इतने सारे टॉपिक में से मैं आपको इतने कम टॉपिक बता रहा हूँ, तो सोच लीजिए कितनी मेहनत लग रही है। 5वें नंबर पर आता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी एलसीआर टॉपिक का ही वो है पार्ट, तो ये भी मैं लिख रहा हूँ अलग से, बट आप पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट में समझना। और एक होता है इसमें क्वालिटी फैक्टर, ये डेफिनेशन है छोटी छोटी जो इसी का पार्ट है, तो इनको आप पढ़ के जाना, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो एसी में तो बस इतना ही आप कर लेना। एक चीज रह गई इसमें, 8वें नंबर पर यहां लिख देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये आप जरूर पढ़ के जाइए, ट्रांसफॉर्मर। तो मैंने इसमें से करीब पूरे चैप्टर में अगर आप कैलकुलेट करोगे 40 से ज़्यादा टॉपिक हैं, और मैंने आपको केवल 8 टॉपिक बताए हैं। वैसे सच बताऊं तो 6 टॉपिक बताए हैं, क्योंकि एलसीआर का ही पार्ट है पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। तो ये मैंने अलग से लिख दिया जिससे हाईलाइट हो जाए, अदरवाइज ये है एक ही बात, इसको आप अलग अलग ना समझें, एक ही चीज़ है। अब आता है नया चैप्टर, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स क्या पढ़ के जाएं इसमें 2025 एग्जाम के लिए, वो मैं यहां पर लिखूंगा। अब इसके लिए हम वाइट कलर यूज करेंगे, वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ईएम वेव्स में एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ पहले आ चुका है, इसको छोड़ दो यहां पर। इसमें तो बस आपको ही पढ़ना है, एक तो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में ईएम वेव के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको, ये है एक्सप्रेशन, बता देता हूं, C इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन बहुत इजीली आप कर सकते हो, ये करके जाना। बस 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूं, और दूसरा इसमें आप पढ़ के जाना कि यार मतलब जो ईएम वेव होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सोर्स मतलब कहां से मिलती हैं, सोर्स एंड यूज, ये आप पढ़ लेना बस। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7-8, तो इसको पढ़ने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं तो बेड़ा पार बैच में आ जाना, तो बेड़ा पार तो फिर होना ही है, क्योंकि बेड़ा पार बैच को डिजाइन इस हिसाब से करा गया है कि जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, या पढ़े हैं और फाइनल टच चाहिए उनको, परसेंटेज उनकी बढ़ जाएगी, और जो फेल होने वाला बच्चा पास हो जाएगा, और जो पास होने वाला उसके थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे 10-15%। तो इस तरह डिजाइन है बैच। जूम पर क्लास होंगी, फेस टू फेस क्लास होंगी, और फीस बहुत कम है। मतलब आप सोचिए फेस टू फेस पढ़ाने की, ऐप पर क्लास नहीं है कि भाई ऐप पे ले रहे हैं, टीचर का पता नहीं है बच्चा कौन है कहाँ बैठा है। बस कैमरा ऑन रखना पड़ेगा आपको, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, डेली होमवर्क करना पड़ेगा, तभी इस बैच का फायदा मिलेगा, अदरवाइज तो इस बैच का कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब आते हैं हम 9 नंबर पर, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स ही ले लेता हूं। रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन थ्योरी के पार्ट मेन बता देता हूं। पहले तो आपको इसमें मिरर फॉर्मूला
ये पढ़ के जाना, इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो बता दूं मैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं मुझे आने की, इंट्यूशन हो रहा है कि लेंस मेकर फॉर्मूला इस बार जरूर आएगा। इसको आप ढंग में पढ़ के जाना। ओके, तीसरा क्वेश्चन, TIR क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इसकी, किस कंडीशन में TIR होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, CA, यूजेस मतलब एप्लीकेशन जिसमें ऑप्टिकल फाइबर है, डायमंड है और मिराज है। ये 3 चीज़ें पढ़ के जाना। रेनबो भी है बट उसके चांस नहीं लग रहे मुझे। ये TIR का पूरा चित्र है, पढ़ के जाना। मेरे वन शॉट लेक्चर पढ़े हुए हैं, अगर आप सर्च करोगे रे ऑप्टिक्स वन शॉट बाय अनुराग त्यागी तो आ जाएगा उसमें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम हमने फिजिक्स हेडक्वार्टर्स कर दिया है, अनुराग त्यागी क्लासेस के अंडर में ही है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन। प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन जरूर करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है प्रिज्म फॉर्मूला, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2, इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है भाई, और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर आता है, तो न्यूमेरिकल को ढंग में करके जाना। तो जाने जाना, सारे बच्चों को मैं जाने जाना कह रहा हूँ, करके जाना। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी का पार्ट है तो बता देता हूँ। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप 2 हैं, दोनों करके जाना। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग जिसको कासेग्रेन भी कहते हैं। और इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये 2 टॉपिक यहाँ पर आपके हो गए क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो जी, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। ठीक है, कितनी देर हो चुकी है, 22 मिनट ही हुए हैं अभी तो। एक टाइम था मैं कई कई घंटे पढ़ाता था, पर जब टीम पूरी साथ थी और सपोर्ट मिलता था। अकेले बहुत दिनों बाद, मैं कई महीने बाद आज इस बोर्ड पे खड़ा हुआ हूँ। बहुत बड़ी बात होती है मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। तो बोलिए जय श्री राम, शनि महाराज की जय। वही करते हैं सब कुछ। अब आते हैं नंबर 10, वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो जरूर आता है, डिफाइन वेव फ्रंट। डिफाइन वेव फ्रंट, ये आता है जरूर क्वेश्चन। नंबर 2, हाइगेंस प्रिंसिपल। भाई इनमें से एक तो आना ही आना है, हाइगेंस प्रिंसिपल, तो छोड़ के मत जाना, जाने जाना। हाइगेंस प्रिंसिपल जरूर आएगा। लाइव भी ले सकता था मैं, बट लाइव में कई बार कमेंट्स पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैंने रिकॉर्डिंग करनी अच्छी समझी। आप कमेंट करके बताना लाइव लूं अगली बार से या रिकॉर्डिंग करूं। चलिए, कोहेरेंट, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, जाने जाना। इसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैसे इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है पर कर लेना। इसमें सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने पर विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे YDSC के ऑपरेटर्स को पूरे को किसी लिक्विड में डुबो दिया, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इमर्स्ड इन अ लिक्विड, तो क्या फर्क पड़ता है फ्रिंज विड्थ पर, ऐसा क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा। बेड़ा पार बैच में तो करवाऊंगा ही मैं। अगर आप बेड़ा पार बैच में आते तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो आप खुद से कर लेना, और मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर भी आपको पढ़ाऊं। ठीक है, अकेले ही चलना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको करके जाना है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, और मेलस लॉ, स्नेल्स लॉ ये कोर्स में नहीं है, लेकिन पोलराइड्स क्या होते हैं, पोलराइजेशन के बारे में सब कुछ, क्या होता है पोलराइजेशन और पोलराइड्स क्या होते हैं। पोलराइड्स वो पदार्थ होते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइड कर देते हैं। एंड व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना इन विच
द ऑल वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कंस्ट्रेंट इन सिंगल डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा ये सब कुछ, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ड्वेल नेचर। चैप्टर के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने चैप्टर क्लब भी करे हैं। ड्वेल नेचर में क्या पढ़ के जाएं गुरुदेव, तो चलिए देखते हैं क्या आ सकता है ड्वेल नेचर में। हनुमान जी को याद करते हुए, माँ सरस्वती को याद करते हुए लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि यही आए जो मैं बताऊं। तो इसके लिए मुझे गाना याद आ गया, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे टीचरों में सबसे, मेरे क्वेश्चन पसंद आए, ओ मेरी वीडियो पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे टीचरों में सबसे, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे टीचरों में सबसे, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए। ज्यादा हो गया, तो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बता रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। और अब हम धीरे धीरे ड्वेल नेचर चैप्टर पर आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, बेड़ा पार बैच शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, और 1-2 दिन हम उसे पीछे भी कर सकते हैं। तो बेड़ा पार बैच के बारे में मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। बेड़ा पार बैच आपको करवाएगा पूरी तैयारी। पहला बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, एग्जाम तक चलेगा, 1900 रुपये फीस, मतलब 2 महीने का एक्चुअल में। दूसरा बैच 1 जनवरी से, और तीसरा बैच 1 फरवरी से। इनकी फीस 1,000 रुपये ली जाएगी। एडमिशन कैसे लेना है भैया? एडमिशन लेने के लिए भाई बहुत आसान है, बस आपको 9818777622 इस नंबर पर फीस पे करके, गुरुदक्षिणा पे करके, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना अपने नाम और सब्जेक्ट के साथ, बस हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलो 12 नेचर पे क्या पढ़ाऊं क्या पढ़ूं? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने वाला एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब इसकी स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, तो वो आपको पढ़ना है। हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट है वो, कई सारे साइंटिस्ट थे उसमें, लीनार्ड, हर्ट्स, तो वो आपको पढ़ना है। हर्ट्स एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, हर्ट्स एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बता देता हूं पूरा। हर्ट्स एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, बहुत ही बढ़िया दे रखा है उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है आपको डी ब्रोगली रिलेशन फॉर मैटर वेव्स। डी ब्रोगली का रिलेशन मैटर वेव्स के लिए। डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है? डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p, ये वाला रिलेशन जिसमें वेव बनाते हैं, ऐसा डायग्राम होता है, वो आप बना लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें गीगर मासडेन एक्सपेरिमेंट, गीगर मासडेन एक्सपेरिमेंट मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, कोर्स में नहीं है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन जरूर पढ़ के जाना। वैसे मैं आपको बताऊं, आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें साइंटिस्ट ने फोटोन का फोटो बना लिया है, मतलब ग्राफिक्स से बनाया है, क्योंकि फोटोन को देख तो नहीं सकते, बट उन्होंने उसकी वेव फंक्शन की हेल्प से उसके फोटो को डिजाइन कर दिया है। बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने वाला हूं, तो बस। और लास्ट इस चैप्टर का बट नॉट द लीस्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि आइंस्टाइन साहब को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, बल्कि उनको नोबेल प्राइज मिला भी अगर, तो उनको मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उन्होंने जो इक्वेशन दी थी, जो कि बहुत साधारण सी इक्वेशन है, इसी लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि आश्चर्य की बात है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया। अब आते हैं ड्वेल नेचर के बाद एटम न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई भी बता देता हूं, चलो एटम एंड न्यूक्लियाई।
एटम एंड न्यूक्लियाई में क्या पढ़ें सर? क्लास 12th के बच्चे क्या पढ़ें? फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर लेंगे। सबसे पहले तो मैं मिला के बता देता हूं, साइज ऑफ एटम, इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, ये करके जाना जरूर। दूसरा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और भाई बाइंडिंग एनर्जी का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। प्री बोर्ड भी इससे निकलेगा, चाहे एक प्री बोर्ड हो, दो प्री बोर्ड हो, बोर्ड भी इससे निकलेगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। इतना ही कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिजिक्स हेडक्वार्टर है, फिजिक्स हेडक्वार्टर पे आप पढ़ रहे हो, बच्चा बनेगा स्मार्टर जब वो आएगा फिजिक्स हेडक्वार्टर, बच्चा बनेगा स्मार्टर जब वो आएगा फिजिक्स हेडक्वार्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही पढ़ लेना बस, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। एक इसमें देख लेना, अल्फा बीटा गामा के निकलने से क्या फर्क पड़ता है, किसी भी एटम में से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पांचवा न्यूक्लियर एंड फिजन, ये क्या होते हैं इनकी इक्वेशन। और छठा न्यूक्लियर रिएक्टर, लास्ट इस चैप्टर का, ये पढ़ लेना न्यूक्लियर रिएक्टर। इस पूरे टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूं पूरी वीडियो में, इनको पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे में आप ये सारे टॉपिक तैयार कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे दोगे तो ये कोर्स पूरा हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आते हैं लास्ट में सेमीकंडक्टर चैप्टर। सेमीकंडक्टर तो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है बता देता हूं। सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। देखो सेमीकंडक्टर चैप्टर में से क्या क्या पढ़ के जाओगे। पहला, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट इसको सीरियसली लेना, और इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको, ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से सेमीकंडक्टर को बच्चों के मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं। मतलब अकेला चैप्टर है ऐसा जो आपके मार्क्स बूस्ट करने की पावर रखता है, क्योंकि आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा इसमें पीएन जंक्शन वगैरह में दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ के जाएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो आपको इसमें से इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, इनमें एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से आपको इनके बारे में पढ़ना है कि इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड गैप, मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसके हिसाब से इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो पढ़ के जाना। इसके बाद क्या पढ़ना है भैया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई समझ लो जरूर आएगा ये तो, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। हर साल हर पेपर में आप कोई भी पेपर उठा लो, इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। जब किसी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, और जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट होते हैं, पी टाइप एंड एन। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, होल्स इसमें होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब पढ़ना है आपको। तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। जब ये टॉपिक मैं लिख रहा हूं तो मुझे इन्हें पढ़ाने का मन कर रहा है आपको। वैसे ये चैप्टर भी पूरा वन शॉट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया। आप बस सर्च करना सेमीकंडक्टर वन शॉट बाय अनुराग सर, आ जाएगा। अनअकैडमी का लेक्चर भी आ सकता है मेरा भी आ सकता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स बायस्ड एंड फॉरवर्ड बायस्ड का VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये आपको जरूर पढ़ के जाना। 5वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, ट्रांजिस्टर बिल्कुल मत पढ़ना। बहुत से स्कूलों में ट्रांजिस्टर पढ़ा दिया बच्चों को और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ट्रांजिस्टर मत पढ़ना, इस चैप्टर में से ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बस 5 टॉपिक बता रहा हूं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इनको अच्छी तरह पढ़ के जाना। और ये जब एग्जामिनर आएंगे रेक्टिफायर, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा तो भी हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर बहुत पूछा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं। तो ये था फिजिक्स का पूरा फंडा। कितने मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है अभी तक हमारी, 34 मिनट 48 सेकेंड, मतलब 35-40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो
ये है सब कुछ चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल यही पेपर में आएगा सब कुछ, न्यूमेरिकल तो आपको करनी पड़ेंगे। मैं इसके अलावा कौन सी वीडियो बनाऊं कमेंट कर देना, किस तरह की वीडियो चाहते हो आप, केमिस्ट्री की वीडियो चाहते हो किस तरह की, मैथ्स की बनाऊंगा इंपॉर्टेंट की, और 11th वालों के पेपर भी आ रहे हैं उनके लिए बनाऊंगा। तो बेड़ा पार बैच आप ज्वाइन कर लें, 1 दिसंबर से 2 महीने का बैच शुरू होगा, 1900 रुपये फीस है। 1 जनवरी से 1 महीने का बैच, 1 फरवरी तक 1000 रुपये फीस, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक 20 दिन का बैच, उसकी फीस भी 1000 रुपये रहेगी। तो आप बेड़ा पार बैच में आ सकते हैं। बेड़ा पार बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको 9818777622 इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है। अरे पढ़ने वालों बस एक बात याद रखना, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जय श्री राम। ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स एंड एवरी एग्जाम यू फेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली है जबरदस्त वीडियो, और घंटी दबा लेना। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पर फिजिक्स हेडक्वार्टर्स का अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लेना। मेरा पर्सनल अकाउंट अनुराग त्यागी के नाम से है, अनुराग TYAGII, 2 आई हैं उसमें, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। फिजिक्स हेडक्वार्टर्स का अकाउंट भी है और एग्जाम जानकारी का भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।